हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के एनसीईआरटी का इतिहास, जो कि है हमारे अतीत भागवत में, है ना। हमारा अतीत भागवत के रूप में है और कक्षा 6 के लिए इतिहास के पाठ्य पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं विषय सूची के बारे में। चलिए देखते हैं। इनमें से हमारा कुल 11 अध्याय है। और पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। फिर दूसरा है आखिर खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक। फिर तीसरा है आरंभिक नगर। चौथा अध्याय है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पांचवा अध्याय है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फिर छठा अध्याय आ जाता है है ना, नए प्रश्न नए विचार। फिर सातवां अध्याय आ जाता है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। फिर आठवां अध्याय है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नौवां अध्याय है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। फिर 10वां है नए साम्राज्य और राज्य। 11वां अध्याय है इमारतें, चित्र तथा किताबें। और इनमें से हम पढ़ेंगे पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए शुरू करेंगे। तो ये शुरू जो होगी किताब, ये जो पढ़ेंगे हम, एक बच्चों में कहानियों के रूप में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राशिदा एक बच्ची है। राशिदा का सवाल क्या है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी ना एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। चलिए आगे पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है ना। चलिए अब आगे जानते हैं अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं ना। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। चलिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिसको कि शिकारी कहते हैं, और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों को जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ है ना सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे, है ना। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगा लेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते हैं या क्या करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। मानचित्र में हमें यही नर्मदा नदी के बारे में पता लगाने के लिए बोला गया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये है उत्तर, ये और इधर का है पश्चिम। यही है सुलेमान और किर्थर पहाड़ी। ठीक है, उत्तर भारत को जब बीच से बांटते हैं ऐसे ऐसे, ऊपर वाला गया उत्तर और इस जगह जाएगा तो इधर जाएगा, तो ये हो गया उत्तर का ही पश्चिम। उत्तर का इधर पूरब, उत्तर का इधर पश्चिम, ये हुआ उत्तर पश्चिम।
और सुलेमान तीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यहीं पर क्या था? 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ उपजाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। गेहूं जो उगाना शुरू कर दिया, भेड़ बकरी है ना, गाय बैल भी पालना शुरू कर दिया 8,000 वर्ष पूर्व पहले। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में, यह उत्तर पूर्व हो गया, इधर उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये हो गया मध्य भारत, यहाँ है विंध्य पहाड़ियाँ, और उत्तर और पूरब ये हो गया गारो पहाड़ियाँ, पता लगा लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, है ना। ये विंध्य के उत्तर में यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले चावल उगाया गया विंध्य के उत्तर में। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये है सिंधु नदी, है ना, जो कि यहाँ तक आके अरब सागर तक आके मिलती है, और ऐसे ऐसे करते हुए ये नदी यहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और इधर से आती है काबुल नदी, है ना। झेलम नदी हुई सिंधु नदी की सहायक नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी और इधर से काबुल नदी होगी इनकी सहायक नदी। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व यानी कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, है ना। गंगा नदी के जो तट के किनारे है, नगर का विकास कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी का सोन का पता लगाओ। यह है हमारी गंगा नदी, ठीक है, जो कि यहाँ आते आते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी क्या हो गया? ये चंबल नदी, सोन नदी, यमुना नदी और सब नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इधर क्या है? मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से पूरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यह यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी।
इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। चलिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यही है हमारा पांडुलिपि। अब पढ़ते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से, निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। क्या है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में, कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में जो भोज नामक पेड़ की छाल होती है उनसे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती है। इतने वर्षों में इनमें से कोई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, है ना। अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं भाई? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत
कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह संकीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख कहाँ से? कंधार से प्राप्त हुआ, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। और कितने दिन पुराना? तो 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसका अभिलेख है यह? अशोक का अभिलेख है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियां कैसी बनी होती है? लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है ना। जो पुरानी चीज़ों को पढ़ता है ना, उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। क्या इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये कब कितना दिन पुराना है? 4700 वर्ष पुराना है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये हो गया 4700 वर्ष पूर्व पुराना और ये हो गया 2500 वर्ष पुराना। ठीक है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न है, चलिए आगे जानते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं ना। तो पुरातत्वविद को क्या कहा गया? जासूस की तरह कहा गया। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है?
यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, है ना। पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों से भिन्न था, है ना। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। जैसा कि आज हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। कहाँ के? अंडमान द्वीप के लोग। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब पढ़ते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है ना। वर्ष की यह गणना कैसे की जाती है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले, है ना, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, है ना, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज और इतना सा पॉइंट है। चलिए, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। उनका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में दीर्घई देखोगे लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है ना। एडी मतलब एनो डोमिनी, जिसको हम ईस्वी भी कहते हैं, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है ना। एडी की जगह सीई और तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग कब से हुआ था? लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी की बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है क्या? बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? चलिए, बाद की बात है। एक और चीज़ें हमें दे दी गई है, अन्यत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेख में
अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए, ये सब क्या है? इसमें से ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मतलब इनके लिए ए का यूज किया गया है और शेर के लिए एल का यूज किया गया है। इसी से हमें पता चलता है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्यत्र अभिलेखों को भी पढ़ सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको जान लेते हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिमी इलाकों में जो सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए, उनकी जानकारी प्राप्त हुई है ना। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की जानकारी 4700 वर्ष पूर्व हुई। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब उनका पता चला? तो 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है हमारा वर्तमान। चलिए हम मिलानगढ़ों में आते हैं। पहला बड़ा राज्य कौन सा था भाई? कहाँ पर मिला हमको? गंगा घाटी के किनारे पे मिला था पहला बड़ा राज्य। आखेट तथा संग्रह हमको कहाँ मिला था? तो गारो पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्वी इलाकों में थी। और लगभग 25 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ कौन से हैं? तो मगध है ना, ये इसी जगह हमारे पास है। और आरंभिक कृषि हमको कहाँ से मिली है है ना, जो इस प्रकार है। पहला बड़ा राज्य कौन सा था? मगध था। आखेट तथा संग्रह हमको कहाँ पर मिले थे? नर्मदा नदी घाटी के पास। और लगभग 25 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ पर? तो गंगा घाटी के किनारे। और आरंभिक कृषि कहाँ? तो गारो पहाड़ियों पर आरंभिक कृषि का पता लगा था। और प्रथम नगर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के पास थे। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।